हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 9th का 10वां चैप्टर, जिसमें हम कार्य और ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि कार्य कैसे होता है। ऊर्जा, ऊष्मा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दैनिक जीवन में भी होती रहती है। तो इससे पहले के जो भी चैप्टर है ऑलरेडी अपलोड है। क्लास 6 का 7th 8th 9th की जो 9th चैप्टर है ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो स्टूडेंट क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जैसे 6 वाले 6 की किताबें ज़रूर देख लेना, जो भी एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई है। 7th वाले उसके हिसाब से, 8th वाले उनके हिसाब से और 9th वाले उनके हिसाब से। बाकी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिनमें एनसीईआरटी जनरल साइंस आती है, तो आप लोग ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्प होने वाली है। लाइन टू लाइन आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। तो वीडियो आप लोगों को अंत तक देखना है ताकि आपको चीज़ें जो है सारी समझ में आ जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कार्य तथा ऊर्जा के बारे में। आपको ओनली सुनना है ध्यान से। पिछले कुछ अध्यायों में हमने वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीकों, गति का कारण, गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं, गति भी पढ़ चुके हैं, गति के नियम भी पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण भी पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने, उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। अब आप जानते होंगे, जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो ऊर्जा, नॉर्मल सी बात है, खर्च भी होती है, आपको ऊर्जा भी मिलती है, शक्ति भी लगती है ना, बल भी लगता है, दबाव भी आप लगाते हैं, सारी चीज़ें हैं। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये आप भी मानते हैं, है ना। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों यानी कि क्रियाकलापों को हम जीव प्रक्रम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो भी क्रियाएं हम करते हैं, भोजन भी करना होता है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैनिक जीवन की जो करनी होती है। तो इन सभी जो गतिविधियां हम करते हैं इनको हम कहते हैं क्या? जैविक प्रक्रम या जैव प्रक्रम, ठीक है। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको बस आलस आएगा या आप सोते रह जाएंगे। अगर आप कुछ भोजन करेंगे, कुछ अच्छे पौष्टिक आहार लेंगे, दाल लेंगे, अंडे लेंगे, है ना, मांसाहारी जो भी है, मांस भी ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अगर खाने में पीने में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अब आप बहुत सारे कहेंगे, सर मैं तो शाकाहारी हूँ, सर मैं तो मांसाहारी हूँ, है ना। पर ये सब चीज़ें हैं। अगर आप शाकाहारी भी हैं तो ऐसी डाइट्स लो जिस हरी भरी सब्जियां हो गई, हर प्रकार की चीज़ों में हर प्रकार के कुछ ना कुछ विटामिन, मिनरल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। कुछ अन्य क्रियाकलाप जैसे कि खेलने से, गाने से, पढ़ने से, लिखने से, सोचने से, कूदने से, दौड़ने से, साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर मान लो आप सुबह सुबह जिम जा रहे हैं, अगर आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, या फिर आप ऐसे एकदम से कुछ डंबल वंबल उठाते हो तो आपकी शरीर जवाब दे जाएगा। हो सकता है आपको कोई रोग वगैरह भी हो जाए, है ना। हो सकता है आपकी मांसपेशियों में खिंचाव भी आ जाए। तो इस वजह से कुछ ना कुछ पौष्टिक आहार आपको लेकर ही चीज़ें करनी होती है, चाहे वो साइकिल चलाने का काम हो, चाहे खेलने का काम हो, चाहे गाने का काम हो, कुछ भी, है ना। चलो, कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भी आप जानते हैं कि अगर आपको मान लो किसी ट्रक के धक्का देने को कह दिया जाए, हालांकि आपसे किसकेगा नहीं बिल्कुल भी, पर फिर भी मान लो धक्का देने को कह दिया जाए, आप यही कोशिश करेंगे कि पूरा दम लगा दूं, है ना। तो उसके लिए आपको जो है ऊर्जा की ज़्यादा की आवश्यकता होने वाली है। तो आपको अच्छी अच्छी डाइट्स लेनी होगी शरीर को बलवान बनाने के लिए। जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। आपने देखा होगा, जो जंतु है, जैसे गाय ही मान लो, अगर सड़क पर बैठी हुई है और उसको कुछ खाने को देते हैं जैसे घास वगैरह, तो वो जुगाली करती रहती है। अगर उसके पास घास खत्म भी हो गया तब भी उसके मुंह में जुगाली चलती रहेगी, वो दांतों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती रहेगी। देखा होगा ना आपने, सब होता है। उदाहरण के लिए जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए वे कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है। जैसे मान लो अभी एक कुत्ता है, गली में आराम से बैठा हुआ है, उसे क्या मगजमारी है कि वो पूरी गली की रखवाली करे, है ना। पर फिर भी वो बेचारा टाइम टाइम पर कोई भी अन्य जानवर आता है, कोई नया पर्सन अगर उधर से गुजरता है तो वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। तो वो एक उसकी क्रिया है ना, समझ रहे हो।
भोजन खोजना और आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सॉरी, आपने देखा होगा बहुत सारी बार कबूतर जो है तारों पर बैठे रहते हैं, तब हम सोचते हैं कि यार इनको करंट नहीं लगता क्या, है ना। उनके पैर ऐसे ही रहते हैं ताकि उन पर जो है विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि लाइट या बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, करंट उनको नहीं आता, उनके पैर ऐसे ही होते हैं। अगर हम बात करें कि वो रात को रहते कहाँ होंगे, तो वो अपना आसरा ढूंढने के लिए किसी भी छत के नीचे चले जाते हैं, किसी के जो बड़े बड़े जो छज्जे होते हैं उनके नीचे चले जाते हैं, तो अपने आवास खुद ढूंढ लेते हैं ये। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, जैसे कि गधा कहीं पर दिख गया तो बहुत सारे क्या करते हैं उस गधे पर, जैसे बहुत सारे जो अलग अलग कबीले के लोग रहते हैं तो उनके लिए वो गधा भी क्या है, बोझ ढोने का काम करेगा। उसके दोनों तरफ आपने कभी रोड पर देखा होगा, दोनों तरफ उसके बैग लटका दिए जाते हैं, उनमें आइटम भर दिए जाते हैं, है ना। अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे जंतु भी हैं जो बोझा ढोने, गाड़ी खींचने, है ना, खेत जोतने। पहले क्या होता था, बैल बैल जो है, बैलों की काफ़ी डिमांड होती थी, बैल काफ़ी महंगे बिका करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो है खेती करने के लिए भी बैलों की आवश्यकता होती थी, तो बहुत ज़्यादा कीमत हुआ करती थी बैलों की। और अभी हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे बेचारे बैल इधर उधर आवारा की तरह घूमते रहते हैं, है ना। वो क्यों घूमते हैं? क्योंकि अभी उनका उपयोग बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो बाहरी चीज़ें हैं जैसे ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर के बाद बहुत सारी ऐसे रोबोट आ गए, एआई से नई नई चीज़ें आ रही है, तो उस वजह से इनों का जो है वर्चस्व बहुत कम हो गया है। बहुत कम मतलब कि बहुत ही कम। तो ये आवारा गलियों में घूमते रहते हैं, फिर इनके कोई पत्थर भी मार ले तो मार ले, और किसी को ये उठा के फेंक दे तो फेंक भी दे, ठीक है ना। चलो, इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने, खेत जोतने के उपयोग में लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है। अगर कोई गधा जा रहा है, उसके बोझा ढोया गया है, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा बेचारे को, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। समझ रहे हो। मशीनों के बारे में सोचिए, उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप करते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। कुछ इंजनों को पेट्रोल की आवश्यकता होती है। आपने मान लो कोई बढ़िया सी गाड़ी खरीद ली, तो उसमें पेट्रोल ही नहीं डला पा रहे हो, तो वो गाड़ी किस काम की है ना। तो उसको भी कुछ ना कुछ ऊर्जा आपको देनी होगी, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देनी होगी जिससे वो काम करे, ठीक है। पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता क्यों होती है, सजीवों और मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कार्य के बारे में। आराम से आप लोग कान में एयरफोन लगाओ, मस्ती से सुनो। पूरी एनसीईआरटी आपकी इसी तरीके से कवर हो जाएगी, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी इन्हीं में से देखने को मिलते हैं। आप अगर 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचो कि 9वीं में पढ़ रहे हैं। आपको आगे जब भी आप किसी कंपटीशन में उतरोगे, तो मैं सच कह रहा हूँ, एनसीईआरटी ही आपको रो धो के फिर पढ़नी पड़ेगी। तो अभी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कार्य की। कार्य समझ रहे हो, वर्क, ठीक है। देखो, कार्य क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उसमें अंतर होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ कुछ उदाहरण जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में विचार करते हैं। देखो, होता ऐसा है कि कार्य, अब हम घर में रहते हैं तो नॉर्मली ले पर्दा खिसकाना, ले बोर्ड मिटा देना, इस पर कुछ लिखा है इसको मिटा दे, ले पानी लेकर आना। अब इसको विज्ञान की भाषा में ऐसे नहीं कह सकते। विज्ञान की भाषा में कार्य का थोड़ा सा डिफरेंट रूप होता है और दैनिक जीवन में थोड़ा डिफरेंट होता है। चलिए इसको समझते हैं। कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। कमली, कमली किसी का नाम है, परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है। वह पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, कक्षा में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर भी जो है विचार विमर्श करती है, प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम कर रही है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे, काफ़ी कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती। वही बात है, एक ट्रक खड़ा हुआ है, आप धक्का मारे जा रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, पर ट्रक के तो जूं भर का भी एहसास नहीं हो रहा, वो तो कुछ भी हलचल नहीं कर रहा है। तो ऐसा हो रहा है तो आप पूर्णतः थक चुके हैं। तथापि आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन ही नहीं हुआ, यानी कि उसमें कोई हलचल नहीं हुई, ठीक है। चलो, आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं,
आपने प्रयास किया तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया होगा। नॉर्मल लाइनें हिंदी की पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना। कुछ चीज़ें काम की होगी तो समझा भी दूंगा। न्यूमेरिकल भी इसमें आएंगे क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, कार्य तथा ऊर्जा। आगे बड़ी क्लास में जब आप जाएंगे सब चीज़ें समझ में आएगी। ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, बायोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत सारी चीज़ें। चलो, प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित होता है। आपने दैनिक जीवन में हम कि अब सॉरी अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक और मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं, है ना। दैनिक जीवन में क्या करते हैं हम? उठ गए भाई, ये कार्य हो गया तुम्हारा। पानी पी लिया, ये भी कार्य हो गया। समझ रहे हो, ये सब चीज़ें हैं। कुछ क्रियाकलापों जैसे कि मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र यानी कि सिनेमा को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना, और कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता। इन सभी चीज़ों को कभी कभी क्या करते हैं? इग्नोर मार देते हैं। ये कोई कार्य है? घर में नहीं कहते क्या कोई भी? समझ रहे हो? तो कार्य क्या होता है, यह इस बात पर निर्भर है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को विभिन्न प्रकार से प्रयोग एवं परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप कर लेते हैं। क्रियाकलाप 10.1 देखो। उपरोक्त अनुच्छेदों में हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों की चर्चा की जिन्हें प्राय हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस वस्तु पर कार्य किया गया? वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? कार्य कौन कर रहा है? ठीक है ना, इनके उत्तर आप खुद देंगे। चलो आगे। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर हम विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेलें। एक गुटका यानी कि लकड़ी का भी हो सकता है ना। गुटका मतलब वो नहीं जो अजय देवगन और वो प्रचार करते हैं, वो नहीं भाई, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो ऐसी चीज़ों का कतई उपयोग ना करें। गुटका कुछ दूरी तक तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका जो है विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ, है ना। जब आप किसी चीज़ को धक्का देंगे, अगर वो इधर उधर हो जाता है तो वो विस्थापित हो गया, तो उस पर आपने क्या किया? कार्य किया, है ना। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है। अब ये बात आपको हजम हो रही है? ट्रॉली, ट्रैक्टर की ट्रॉली की बात नहीं हो रही है। एक ट्रॉली वो भी होती है जो आपके मॉल वगैरह में मिलती है, जिसमें टायर लगे होते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि आपकी सोच वही है ना, ट्रॉली यार लड़की कैसे खींच सकती, समझ। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसलिए कार्य किया गया। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको कुछ बल लगाना पड़ेगा। मान लो नीचे कोई पानी की बोतल रखी है, उसको ऊपर उठाओगे तो आपको तो कुछ बल तो लगाना पड़ेगा ना। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया और पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि आप बल भी लगा रहे हैं और वह वस्तु वहाँ से हिल ही नहीं रही तो आपकी मम्मी आएगी, वो कहेगी बेटा अभी तक यह चीज़ तेरे से हिली नहीं, समझ रहे हो, इस चीज़ पर तेरे से कार्य नहीं किया गया। तो उनकी नज़र में आप क्या है? भोट है, मतलब आपसे कुछ काम नहीं हो रहा। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है, खींच सकता है ना। गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है और गाड़ी कुछ दूर चली है। क्या आपके विचार में इस स्थिति में कार्य किया गया है? देखो क्रियाकलाप समझते हैं। अपने दैनिक जीवन की कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिसमें कार्य सम्मिलित हो। इनकी सूची बनाइए। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए, यानी कि बातचीत कीजिए कि क्या प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया है। अपने उत्तरों का कारण जानने का जो है आप लोग जो है प्रयत्न करेंगे। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, चटर पटर तो आप करते ही हैं, तो थोड़ी बहुत बातें कीजिए, थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा में कीजिए। यदि कार्य हुआ है तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, वह कौन सी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया है, जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 10.3 भी आप लोग देखिए।
कुछ स्थितियों पर विचार करना है। जब वस्तु पर बल लगने के बावजूद वह विस्थापित नहीं हुई, मान लो एक बड़ा सा टैंकर है, उस पर आपने काम किया, बल लगाया, पर वो आगे खिसक नहीं रही, यानी कि आपका काम दिख ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति पर भी विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगे बिना ही विस्थापित हो जाए, मतलब ऐसा काम जिसमें आपने बल भी नहीं लगाया और वो चीज़ हिल भी गई। समझ रहे हो? प्रत्येक के लिए जितनी स्थितियां आप सोच सके उनकी सूची बनाएं, अपने मित्रों से विचार विमर्श वापस से करें कि क्या इन परिस्थितियों में कार्य हुआ है। देखो आगे 10.1.3 एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। ठीक है ना? विस्थापन की दिशा में, जैसे कि आप किसी चीज़ को आगे खिसका रहे हैं तो वो उसी दिशा में लग रहा हो तो वो बल विस्थापन की दिशा में है। ठीक है? मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल कैपिटल F या कैपिटल F कार्य कर रहा है। मान लीजिए कि वस्तु बल की दिशा में s दूरी विस्थापित हुई, तो मान लीजिए कार्य किया गया W। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। सीधी सी बात है, किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। समझ रहे हो कि कार्य की परिभाषा क्या होगी? कार्य की परिभाषा के अनुसार जो है किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल यानी कि गुणा के बराबर होता है। यहाँ लिखा हुआ है किया गया कार्य W कैपिटल में बराबर बल को F से प्रेजेंट कर रखा है कैपिटल से, इंटू विस्थापन लिखा हुआ है यानी कि इसको S से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ से ये ईंट रखी हुई है, इस ईंट पर धक्का मारा गया, फोर्स लगाया गया, तो ये F से यहाँ से जो विस्थापित हुई है S यहाँ पर देखने को मिल गई, ये यहाँ आ गई। ठीक है, ये होता है। चलो तो याद रखेंगे किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, W बराबर F इंटू S। ठीक है, ये याद रखना होगा, रटना भी हो सके तो रटो। ठीक है, याद रख सको तो याद रखो, रटो तो रटो, कैसे भी करो, पर सिलेक्शन होने के लिए आपको याद रखनी ही पड़ेगी चीज़। अतः किसी वस्तु पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिणाम होता है, कोई दिशा नहीं होती है। याद रखना, जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं होती है ना, उसमें ओनली परिमाण होता है। समीकरण 10.1 अभी अपन ने देखी थी, क्या? W बराबर F इंटू S। ठीक है, यही थी ना। F का मान यहाँ पर अपन ने कितना लिया? 1 न्यूटन, और यहाँ पर अपन ने जो है S का मान यानी कि विस्थापन का मान कितना लिया? 1 मीटर। हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? F बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? F इंटू S। F का मान कितना है? 1 न्यूटन। S का मान कितना है? 1 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। ये न्यूटन और मीटर जो है इसके मात्रक होते हैं, है ना। यहाँ बल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल का मात्रक याद रखेंगे न्यूटन मीटर, यानी कि N कैपिटल में, स्मॉल में M, या इसको NM को जो है जूल भी बोल सकते हैं, यानी कि कैपिटल J। ठीक है, बल का मात्रक याद रखेंगे न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन को कैपिटल N से और मीटर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है N और M, इसको कहेंगे हम जूल, कैपिटल J। अतः एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर से जो है विस्थापित कर दे। समीकरण 10.1 याद रखेंगे, W बराबर होता है F इंटू S। W बराबर यानी कि किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, F इंटू S। यदि वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तो किया गया कार्य कितना होगा? यदि वस्तु का विस्थापन भी शून्य हो तो किया गया कार्य कितना होगा? उन दशाओं का उल्लेख है करने के लिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। यहाँ पर एक आपको डेरिवेशन देखने को मिलेगा, रफ कॉपी ले लेना, करते रहना। ठीक है, देखो उदाहरण 10.1, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल, यानी कि 5 न्यूटन यहाँ पर हो जाएगा F का मान। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, यानी कि ये हो गया क्या? S का मान 2 मीटर। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण 10.1 जो कि आपको याद होनी चाहिए, किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, किया गया कार्य कैपिटल W बराबर F इंटू S। ठीक है ना, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बाद में दिक्कत ना हो। कार्य का फॉर्मूला है F इंटू S। ठीक है, यहाँ पर 5 न्यूटन तो आ जाएगा F का मान, इंटू में क्या था? S था, तो 2 मीटर लिखा हुआ है, तो 5N इंटू 2 बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? जूल से, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को कहते हैं हम जूल, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 जूल। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नॉर्मल सा दे रखा है,
किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है तो F का मान तो क्या हो गया 7N। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है तो इसका हो जाएगा S का मान, तो 8 को 7 से गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा, करके देख लेना है ना, 56 न्यूटन मीटर हो जाएगा, जिसको 56 जूल के हिसाब से किया गया कार्य यहाँ पर मान लेंगे। खुद से करना, मैंने हो सकता है गलत बता दिया हो, है ना, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही भी बता सकता हूँ। चलो आगे देखते हैं। एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो। एक बच्चा किसी खिलौना कार को चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार धरती के समांतर खींच रहा है। आपने देखी होगी बच्चों की, वो पीछे खींच के आगे चलती है गाड़ी, देखी होगी ना। दर्शाए अनुसार धरती के समांतर खींच रहा है। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया है। इस स्थिति में किया गया कार्य और बल तथा विस्थापन के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। याद रखेंगे, अगर विस्थापन की दिशा में बल लग रहा है तो दोनों का जो बल और विस्थापन के गुणनफल का जो है कार्य और बल तथा विस्थापन के गुणनफल जो है बराबर होंगे। इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव आना चाहिए, याद रखेंगे। चलो अब एक स्थिति में विचार करें जिसमें एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है और उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल, याद रखना ये क्या होता है, अवमंदक बल F आरोपित किया जाता है। अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। 180 डिग्री का मतलब है कि एक समतल रेखा। माना कि वस्तु S दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है, S दूरी तक विस्थापित होगी तो फिर रुक जाएगी। ऐसी स्थिति में बल कैपिटल F द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है और इसे ऋण चिन्ह द्वारा निर्देशित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू माइनस एस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर माइनस एस के आगे, माइनस एस के आगे ही क्यों लगाया, F के आगे भी तो लगा सकते हैं। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी आगे आप लगा लीजिएगा, आंसर माइनस में हो जाएगा। और माइनस हमेशा जो है ऋणात्मक यानी कि दिशा को दिखाता है। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में है, जैसे कि मान लो अभी आप खड़े हुए हैं, सामने आपके पिताजी खड़े हुए हैं, है ना। अब आप अगर आगे जा रहे हैं, पिताजी की तरफ जा रहे हैं तो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर आपके पापा बुला रहे हैं आपको आगे की तरफ और आप पीछे की तरफ जा रहे हैं यानी कि जस्ट उल्टे जा रहे हैं तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। ये किसको दर्शा रहा है, आगे जा रहे हैं तो आप आगे सही दिशा में जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है, तो माइनस प्लस हमेशा दिशा को दर्शाते हैं, याद रखेंगे। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो धनात्मक, विपरीत लगता है तो ऋणात्मक। उपरोक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसे समझने के लिए आइए हम क्रियाकलाप करते हैं, क्योंकि आपको क्रियाकलाप से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, किसी वस्तु को आपको ऊपर उठाना है, ऐसा नहीं आपके आसपास कोई भाई बैठा हो तो उसको उठा के आप लोग ऊपर नीचे करते, नहीं नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपके हो सके वो छोटा बच्चा आपकी चापट भी खींच दे, है ना, क्योंकि आप जोश में आ जाएं कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे गलती ना करें। आप कोई ऐसी वस्तु उठाएं जो निर्जीव हो, जैसे कि आपकी कॉफ़ी हो सकती है, पेन हो सकता है ना, इस टाइप से किसी वस्तु को ऊपर उठाएं। आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के कार्य किया गया है। आपने किसी चीज़ को ऊपर उठाया मतलब कि आपने कुछ काम तो किया है ना, आपके हाथ पैर हिले हैं मतलब, ठीक है। वस्तु ऊपर की ओर चलती है, आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में है। जैसे आपने ऊपर उठाया तो विस्थापन की दिशा में है ना। जब भी विस्थापन की दिशा में होता है तो प्लस चार्ज और विपरीत दिशा में हो तो नेगेटिव चार्ज। वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्यरत है। गुरुत्वीय बल आप समझ गए होंगे, गुरुत्वाकर्षण हमने अच्छे से पढ़ा है। पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है वो होता है गुरुत्वीय बल। इसमें कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है, कौन सा बल ऋणात्मक कार्य कर रहा है, कारण आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग खुद करेंगे। अगला उदाहरण 10.2। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। इन क्वेश्चन ये सारे चैप्टर होने के बाद मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल लाऊंगा, जिसमें आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है ना, उदाहरण सहित, प्रश्न सहित, अभ्यास प्रश्न सहित सारी चीज़ें होगी, ताकि आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एज ए टीज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो बच्चे 9th में हैं, 10th में हैं, जिनके जिस क्लास का चैप्टर हो उनके लिए तो हेल्पफुल रहने ही वाला है। तो अभी आप खुद से कॉपी पेन उठाओ, सब हो जाता है, नॉर्मल है। उदाहरण 10.2 देखो, इसमें कहा गया है कि एक कुली तो आपने जानते ही हैं, रेलवे स्टेशन पे पहले हुआ करते थे, रेड कलर की पोशाक हुआ करती थी, वरना गोविंदा की पिक्चर है कुली नंबर 1, वो देख लेना थोड़ा सा, है ना। एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे गए कार्य, आपको कार्य बताना है, सीधी सी बात है।
तो यहाँ पर कुल 15 किलोग्राम, किलोग्राम का जो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो m बराबर स्मॉल m होगा द्रव्यमान, ध्यान रखना, कैपिटल M मत लिख देना, वरना मोलरता मोलिटी ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको। बोझ का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर होगा 15 kg और यहाँ पर विस्थापन s बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर। वही कार्य का सूत्र आपको याद होगा, किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस, F को यहाँ पर mg में रिप्रेजेंट करेंगे, इंटू s से रिप्रेजेंट यहाँ पर है ही सही विस्थापन, यहाँ देखो 15 kg इंटू 10 की पावर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये ऐसे कैसे हो गया आप सोच रहे होंगे, तो यहाँ देखो बेटा क्या करा है इन्होंने, 1.5 m को जो है इन्होंने चेंज किया है। चेंज करने के बाद यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर g का मान गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल लगा हुआ है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मान कोई चेंज नहीं किया है, 1.5 मीटर ही है, बाय मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो पूरा कैलकुलेशन आप जैसे ही करेंगे, यहाँ पर 225 किलोग्राम मीटर s-2 मीटर यहाँ पर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये दो बार मीटर क्यों आ गया, तो दो बार वहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है तो 2 बार आना है, सीधी सी बात है। इन सब चीज़ों को काट पीटने के बाद 222 न्यूटन मीटर हो जाएगा। यहाँ पर न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल, तो 225 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो कुली द्वारा बोझे गए कार्य क्या हो जाएगा, 225 जूल। देखो क्वेश्चन आते हैं, हम सब कहते हैं कि कार्य किया गया है, बिल्कुल कहते हैं, और कार्य बराबर होता है, क्या होता है आप खुद बता सकते हैं। अब जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का क्या होगा, अगर कोई बल विस्थापन की दिशा में है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। ठीक है, 1 जूल कार्य को परिभाषित करें, तो 1 जूल कार्य को परिभाषित करने के लिए आपको न्यूटन इंटू मीटर करना है, वो कर दीजिएगा आप लोग। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी का हल का जो है 140, F यहाँ पर होगा 140 न्यूटन, S यहाँ पर होगा 15 मीटर, और कार्य W का बराबर F इंटू एस लगाकर आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई, खुद से करोगे तो फायदा में रहोगे। ऊर्जा कार्य पढ़ चुके हैं, समझ में क्या आया, किया गया कार्य W बराबर बल यानी कि F इंटू विस्थापन यानी कि S, F इंटू एस, याद रखेंगे। अब हम बात, किसी पर गुरुत्वीय बल लग जाए तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, F इंटू एस बराबर mg इंटू एस। ठीक है ना, वो चेंज ही हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको भोंदू बनाने की स्कीम थी समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है, ये आप सभी जानते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, चलिए अभी बताते हैं कहाँ से प्राप्त होती है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। आपने सुना होगा कि यार आज तो मैं लो फील कर रहा हूँ, मैं भारी फील कर रहा हूँ, तो बहुत सारी बार डॉक्टर कहते हैं कि लो फील कर रहे हो, विटामिन डी की कमी है, आप क्या करो छत पे बैठा करो, जब सूरज आए तो उसकी जो प्रकाश है उसको लिया करो। ठीक है, कहते हैं ना, ऐसा होता रहता है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारी ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से व्युत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिक से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से और ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? चलिए क्रियाकलाप से करते हैं। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को ऊपर दिया गया है। ऊर्जा के अनेक अन्य स्रोत भी हैं, उनकी सूची आप बना सकते हैं। छोटे समूह में विचार विमर्श कीजिए। किस प्रकार ऊर्जा के कुछ स्रोत सूर्य के कारण हैं? क्या ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो सूर्य के कारण नहीं हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल सा क्रियाकलाप था, क्रियाकलाप वाली कोई बात नहीं थी, बस आपसे एक सवाल जवाब किए गए थे। चलो, ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्राय हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित और परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील किसी क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है, स्थिर विकेट मतलब कि जो विकेट गड़े हुए रहते हैं क्रिकेट में, आप जब बॉल फेंकते हैं तो स्पीड पे जाती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं, बहुत सारी बार गिल्लियाँ भी टूट जाती है, देखा होगा ना क्रिकेट में। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी की किसी टुकड़े पर रखी कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौनों जैसे खिलौना कार में चाबी बढ़ते भी देखा होगा। जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो एक गति करने लगता है। जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं
तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल प्रदान लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में वापस आ जाता है, किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो ये फूट भी सकता है, यानी कि विस्फोटक ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। अगर आप मान लो बिस्तर पे सो रहे हैं, आपसे कोई कह दे जा चाय बना के ला, अब आप चाय बनाने किचन में जा रहे हो, दूध शक्कर चाय पत्ती डाल रहे हो, तो आपके अंदर कुछ ऊर्जा तो है ना भाई, है ना। आप कार्य कर पा रहे हैं, कार्य करने की क्षमता है आप में, तो आपके अंदर क्या है, ऊर्जा। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि भी होती है। यह तो आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु कार्य करी, जैसे आप चाय बना रहे हैं तो हाँ हाथ काम कर रहा है, थोड़ी ऊर्जा जो है लॉस और एनर्जी का लॉस भी होता है ना। जिस वस्तु पर कार्य किया जा रहा है उसमें ऊर्जा की वृद्धि हो रही है। किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ जाती है। गति का मतलब यह नहीं कि पांचवें गियर में चलने लग जाए, नहीं, कुछ गति आ जाती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। याद रखना, निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात यहाँ पर भी जो है कार्य का मात्रक था न्यूटन मीटर बराबर जूल, और यहाँ पर भी ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। ठीक है ना। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा एक जूल ही होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल, यानी कि किलो का के और जे यहाँ पर उपयोग किया जाता है। एक किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल के बराबर। 1 किलो बराबर होता है 1000। ठीक है, याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं हम ऊर्जा के रूपों के बारे में। सॉरी। सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में विस्तृत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, सारी ऊर्जाएं यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसे सोचिए, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता वस्तु जिसका अस्तित्व है ऊर्जा का रूप है। अपने मित्रों और अभिभावकों से विचार विमर्श करें। तो फोकट का टाइम आपको मिले तो जरूर इन पर चर्चा कीजिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। अब हम पढ़ लेते हैं भाई जेम्स प्रेस्कॉट साहब को। बहुत अच्छी बात है, इनके बारे में पढ़ने को आपको मिल रहा है। देखो, जेम्स प्रेस्कॉट जूल इनका नाम था। 1818 से 1889 तक ये थे। इनकी बात करते हैं तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे, यानी कि फिजिकल साइंस के ये काफ़ी जाने माने प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक एंड साइंटिस्ट थे। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मागतिकी यानी कि इलेक्ट्रिक और साथ में ही थर्मोडायनेमिक्स के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज भी की थी। किसने की थी? जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक का नाम जूल उन्हीं के सम्मान में रखा गया है, याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं भाई गतिज ऊर्जा क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है गतिज ऊर्जा मतलब कि जिसमें गति होती है। ठीक है, चलो एक भारी गेंद लीजिए, इसे रेत की मोटी परत पर गिराइए। गीले रेत की सतह एक अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर लगभग जो है 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराना है। जैसे पैमाने का जो नाप होता है वो 15 या 30 के आसपास होता है ना, तो उसके आसपास गेंद रेत में एक गरत यानी कि गड्ढा बना देती है। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराकर दोहराइए। सुनिश्चित कीजिए कि सभी गरत सुस्पष्ट दिखाई दे। गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गरतों पर निशान लगाएं। उनकी गहराइयों की तुलना करें। इनमें से कौन सी गरत सबसे अधिक गहरी है, कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उथला है, ऐसा क्यों है, गेंद ने किस कारण से गहरा गड्ढा बनाया। विचार विमर्श कीजिए, विश्लेषण कीजिए। क्रियाकलाप 10.7 चित्र 10.5 के अनुसार उपकरण सज्जित कीजिए। एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को यहाँ पर देखो इस टाइप से आपको दिख रहा होगा।
ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर आप लोगों को रखना है। ये लकड़ी का गुटका दिख रहा होगा, है ना। ट्रेन में जो है लकड़ी के गुटके से ही रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखेंगे। पकड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए। ट्रॉली आगे चलती है और लकड़ी के गुटके से टकराती है। मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाइए कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए। गुटका विस्थापित हो जाता है। गुटके की विस्थापन को मापिए। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया। यह ऊर्जा कहाँ से आई? पलड़े पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को दोहराइए। किसी अवस्था में विस्थापन अधिक है, किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक है, यह आप खुद पता चल जाएगा आपको। क्रियाकलाप में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है और उसमें ऊर्जा विद्यमान है। चलिए ये आप खुद से कर सकते हैं। आगे देखो, एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है? बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है? गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। संक्षेप में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखो भाई, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा क्या करेगी? उसकी चाल बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है? परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। आइए अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग स्मॉल u से गतिशील है। अब मान लीजिए जब इस पर एक नियत बल कैपिटल F विस्थापन की दिशा में लगता है तो वस्तु स्मॉल s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। वही W बराबर F इंटू S, ठीक है ना। समीकरण 10.1 याद रखना, बार बार काम आएगी। कार्य W Fs के बराबर है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि इसका वेग स्मॉल u से v हो जाता है। मान लीजिए उसका उत्पन्न हुआ त्वरण जो है मान a हो जाता है। उत्पन्न हुए त्वरण का मान a हो जाता है। तो अनुमान 7.5 में हमने गति के 3 समीकरणों के बारे में अध्ययन किया है। एक समान त्वरण a से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग स्मॉल u, अंतिम वेग स्मॉल v, विस्थापन s के बीच संबंध यहाँ पर देखो, स्मॉल v स्क्वायर माइनस स्मॉल u स्क्वायर बराबर 2as। अब मैं आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as बोलूँगा। याद रखना कि ये स्मॉल में चल रहा है। अगर हम s को एक साइड ले लेते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के जस्ट नीचे आ जाएगा 2a। समीकरण 10.2 बन गई है। 10.1 याद होगी सही आपको। w बराबर f इंटू एस। समीकरण 2 यहाँ पर s का मान आ चुका है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। याद रखनी पड़ेगी भाई। अनुमान 8.4 से हमें ज्ञात होता है कि f बराबर क्या होता है? ma होता है, जो कि हम गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़े थे। याद है कि नहीं है? इस प्रकार समीकरण 10.2 को समीकरण 10.2 जब भी बोलो तो याद रखना s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इसको क्या करेंगे हम? 10.1 में रखेंगे। 10.1 क्या थी? w बराबर f इंटू एस। तो s की जगह हम ये वाला मान रख देंगे, ठीक है, s की जगह। तो यहाँ पर देखो w बराबर f का मान आपने देखा ma है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। f का मान यहाँ पर स्मॉल ma है इंटू वी स्क्वायर, जो कि अपना s का मान है, ये ऊपर दिख रहा होगा, इसको यहाँ पर जस्ट रखा है, कुछ भी नहीं करा है। ओनली w बराबर f इंटू एस में f का मान तो रखा है ma और s का मान यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है ये रख दिया। बस ये समीकरण बनी है। आगे देखो, आगे आप लोग देखिएगा, इसका जो अपन सेपरेशन करेंगे तो w बराबर यहाँ पर अपन क्या करेंगे? 1/2 m दोनों जगह कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को कोष्टक में डाल देंगे। यह बन गई अपनी समीकरण 10.3, ठीक है। यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, अर्थात u बराबर अगर 0 है तो w बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि u का मान तो 0 हो ही गया और v में से 0 घटाएंगे तो v ही आएगा।
तो W बराबर 1/2 mv² हो जाएगा 10.4। ये स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है भाई, किया गया कार्य W जो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। याद रखेंगे यदि U बराबर 0 है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा 1/2 mv²। अतः m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान अगर हम देखें तो के गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा का मान है तो E के बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। समीकरण यहाँ पर 10.5 तैयार है। पहली समीकरण क्या थी, याद होनी चाहिए। दूसरी क्या थी, तीसरी क्या थी, चौथी क्या थी, याद होना बहुत जरूरी है वरना काम आसान नहीं होगा, टफ हो जाएगा। W बराबर F/S पहली समीकरण। दूसरी समीकरण S बराबर होती है क्या, v² - u²/2a। ठीक है। तीसरी समीकरण आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी क्या, W बराबर 1/2 m कोष्टक में v² - u²। इसके बाद चौथी समीकरण W बराबर 1/2 mv² जो कि गतिज ऊर्जा होती है और E के बराबर यहाँ पर गतिज ऊर्जा का माना जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, पांचों समीकरण कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है, देखो 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर m बराबर कितना है 15 किलोग्राम, वस्तु का वेग v बराबर कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। समीकरण कौन सी लगेगी, ये वाली। क्या निकालना था, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, ये रहा। ठीक है, E के बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv²। इसको यहाँ पर रखा है, 1/2 की जगह 1/2 रख दिया, m की जगह यहाँ पर ये m दिख रहा है द्रव्यमान 15 kg, यहाँ 15 kg लिख दिया, v की जगह 4 ms लिख दिया। ठीक है, दो बार है तो दो बार यहाँ पर 4 × 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर दो बार लिख दिया। इनको गुणा भाग कर लो, 2 से 1 4 को काटेंगे दो बार, 2 को 15 से गुणा करेंगे 30, 30 को 4 से गुणा करते 120, 120 को जो है जे लिख देंगे, यानी कि इसकी जो मात्रक है वो जूल में आएगा, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल हो जाएगी। सीधी सी बात थी, है ना। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखो, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोग्राम पर होर से 60 किलोग्राम पर होर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिएगा, कार का द्रव्यमान m बराबर होता है 1500 किलोग्राम, कार का प्रारंभिक वेग u बराबर कितना होता है 30 किलोग्राम पर होर। ठीक है, अब अंतिम भी देखो, अंतिम नहीं अभी रुको, यहाँ आपको दिख रहा है एक साइड, इधर की साइड देखना और फिर इधर की साइड देख। ठीक है, दोनों को देखते रहना ताकि इजी वे में समझ में आ जाए। कार का द्रव्यमान यहाँ पर दिखा आपको कितना था 1500, और यहाँ पर कार का प्रारंभिक वेग u बराबर कितना था 30। ये बात तो समझ में आ ही रही है आपको। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ये वाला 1/2 mv² नहीं, ये वाला लगेगा यहाँ पर 30 × 60 यानी कि v² - u²/2a वाला। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ देखो 30 × 1000 अपॉन 30 × 1000 अपॉन 60 × 60 s। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये जैसे ही आएगा इसका मान आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार अगर हम अंतिम वेग की बात करें तो v बराबर यहाँ पर कितना था 60 किलोग्राम पर होर, तो 60 जस्ट दोगुना हो जाएगा 25 से यहाँ पर 50/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसी कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अगर हमको निकालनी है तो E के का मान होता है 1/2 mv/mu²। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 m का मान 1500 दे रखा था, u का मान यहाँ पर 25/3 यहाँ जस्ट ऊपर ये रहा, इसको दो बार करना है, यहाँ पर 2 की पावर लगी हुई है यानी कि दो बार है, मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अंतिम गतिज ऊर्जा निकालनी है तो वही 1/2 × 2500 अंतिम का मतलब कि ये वाला v वाला मान 50/3 लिख दो, यहाँ पर वो स्क्वायर कर दो, वही मान लिखना है। दोनों को यहाँ पर जो है माइनस करना पड़ेगा, EKF माइनस EKI। यहाँ पर जैसे ही आप लोग माइनस करेंगे तो मान यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप से। समझ रहे हो बात को, ये परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर इसमें देख लेना, थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो कर लेना, गुणा भाग जो भी करना है। नहीं समझ में आए तो टेंशन मत लो, एक सीरीज आएगी जैसा कि मैं बता रहा हूँ उसमें सब करा दें। क्वेश्चन आते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv²। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के व्यंजक लिखो, यहाँ पर लिख देना जो भी व्यंजक थे अभी हमने करे। 5 मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा यहाँ पर 25 जूल है। वेग को 2 गुना करा जा रहा है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि वेग को 3 गुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आपसे पूछा गया है तो आप ही बताएंगे। चलो स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं। गतिज हो गई, अब स्थितिज सब करा दूंगा,
थोड़ा टाइम लगेगा इन सभी क्वेश्चनों की वीडियो आने में। क्रियाकलाप खुद से कर लेना जब तक हो जाएगा। एक रबड़ बैंड, रबड़ का छल्ला लेना है, इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचना है, छल्ला खींच जाता है। छल्ले के एक सिरे को छोड़िए, क्या होता है? हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए, हाथ पे लग जाए। चलो, छल्ला अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। स्पष्ट है कि छल्ले ने अपनी खींची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है। खींचने पर यह ऊर्जा किस प्रकार उपार्जित कर लेता है? क्रियाकलाप 10.9 देखो, एक स्लिंग यानी कि स्प्रिंग आपके यहाँ पर है, स्लिंकी लीजिए, स्लिंकी लीजिए। निम्न चित्र में दर्शाए अनुसार अपने मित्र से इसके एक सिरे को पकड़ने को कहिए। आप दूसरे सिरे को पकड़िए, अपने मित्र से दूर चले जाइए। अब आप स्लिंगी को छोड़ दीजिए, क्या होता है? खींचने पर स्लिंगी ने किस प्रकार ऊर्जा उपार्जित की? क्या संपीड़ित करने पर स्लिंगी ऊर्जा उपार्जित करेगी? क्रियाकलाप 10.10 यहाँ पर देखो, एक खिलौना कार लीजिए, इसमें चाबी भरी है, कार को जमीन पर रखिए, क्या यह चलती है? इसमें ऊर्जा कहाँ से उपार्जित की? क्या उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरे गए लपेटनों की संख्या पर निर्भर करती है? क्या इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? देखो, क्रियाकलाप 10.11 देखते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाइए, वस्तु अब कार्य कर सकती है, छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ है कि इसने कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है। अधिक ऊर्जा ऊंचा उठाने पर यह अधिक कार्य कर सकती है और इस प्रकार इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सोचिए तथा विचार विमर्श कीजिए। आगे देखो, उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है संचित रहती है। यदि यह वस्तु की चाल और वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है, वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा जो है स्थानांतरित करते हैं। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं। इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है संचित हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति और विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्रियाकलाप 10.12 देखो भाई, बस थोड़ी बहुत रीडिंग थी तो रीडिंग के हिसाब से बता दिया, जहाँ समझाने की जरूरत है वहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। बांस की एक खपच्ची लेनी है आपको। खपच्ची का मतलब होता है कि जो बांस की लकड़ी है उसमें से बीच बीच में जो काटते हैं ना, वो खपच्ची कहलाती है। उसका आपको धनुष बनाना है, पहले बनाते होंगे बचपन में, बना लीजिएगा। किसी हल्की डंडी का एक तीर बनाइए। तीर का एक सिरा धनुष की तानी डोरी पर खींचिए, रखिए। अब डोरी को खींचिए और तीर को मुक्त कीजिए। तीर को धनुष से दूर जाते हुए देखिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, जिसमें तीर गतिशील होकर दूर जा गिरता है। ये देखो, इस टाइप से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। गुरुत्वीय बल कहता है कि नीचे जाओ, और वो उसके ऊपर उठा रहे हो आप लोग, तो कुछ कार्य किया गया है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। भूमि से ऊपर किसी वस्तु पर भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना क्या होता है? सरल होता है। भूमि है, ऊपर h है ना। एक m द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए इसे धरती से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर यानी कि mg है। वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा जो है उपार्जित होगी। मान लीजिए वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है, तो W बराबर बल इंटू विस्थापन, यानी कि बल को लिखेंगे स्मॉल m स्मॉल g इंटू h, यहाँ पर विस्थापन होगा। W बराबर हो जाएगा mgh। याद रखेंगे इस बात को। चलो आगे। क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु की mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। ये वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है EP होती है। EP बराबर होता है mgh। सारे स्मॉल में ये ध्यान रखेंगे। समीकरण 10.6 भी ये बन जाती है। वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या उसके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर है। किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई दूसरा मान भी हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर है।
न कि उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की है। चित्र 10.8 में ऐसी स्थिति दिखाई गई है जहां एक गुटका, लकड़ी का गुटका, स्थित ए से बी स्थिति में जो है दो विभिन्न पथों से पहुंचाया गया है। मान लीजिए ऊंचाई यहाँ पर ए बी बराबर एच है, तो दोनों ही स्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। ये पथ फर्स्ट है, फर्स्ट सेकेंड है। पथ फर्स्ट में तो क्या किया, ए को उठाकर बी डायरेक्ट सीधी रेखा में ले गया एच ऊंचाई से, और दूसरे में क्या कर दिया, ए और बी को ले जाने के लिए अलग अलग मोड़ से ले जाया गया। 10.5 यहाँ पर उदाहरण देखो कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर हो जाएगा m बराबर 10 kg, विस्थापन ऊंचाई h बराबर 6 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर क्या लगाना है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, mgh। mgh मतलब 10 × 6 × 9.8, यही तो करना है, तो 588 जूल आ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, कार्य का, जूल कार्य का और ऊर्जा का सभी का मात्रक जूल होता है, ये आप जानते हैं। उदाहरण 10.6 देखो, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या है, 480 जूल है, तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया परिकलन में सरलता के लिए जी का मान जो है, यहाँ पर एक बात देखिए आपने, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा का मान तो यहाँ पर 480 है, m का मान यहाँ पर जो है 12 है और ep का मान 480 है ही सही, तो ep बराबर हो जाएगा mgh। ep का मान 480 जूल, m का मान 12 किलोग्राम इंटू g का मान 10 यहाँ पर दे ही रखा था सरलता के लिए, ये देखो है ना, तो 10 लिख दिया। h यहाँ पर ऊंचाई है, तो h निकालेंगे तो 480 बटे 12 इंटू 10 कर देंगे तो 120 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को काटापीटी करेंगे तो यहाँ पर 4 मीटर शेष रहेगा, ये याद रखेंगे, है ना। तो 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? क्या हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं? प्रकृति में हमें ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्रियाकलाप 10.13 देखो, छोटे समूह में बैठिए। प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण की विभिन्न विधियों पर विचार कीजिए। अपने समूह में निम्न प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श कीजिए। हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं? उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को क्यों बहती है? कोयला पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने? किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण जल चक्र को बनाए रखते हैं? ये आप खुद देख सकते हैं नॉर्मली। क्रियाकलाप 10.14 की बात करते हैं। देखो, अनेक मानव क्रियाकलापों तथा हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जुगतों में ऊर्जा रूपांतरण सम्मिलित है। इस प्रकार के क्रियाकलाप और जुगतों की एक सूची बनाइए। प्रत्येक क्रियाकलाप और जुगत में पहचानिए कि किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अब आता है। देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्रियाकलाप 10.13 और 10.14 में हमने देखा भी सब, ठीक है, कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा का क्या हुआ? ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न कि उसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही उसका विनाश। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति और सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? सुनो, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, न तो उसकी उत्पत्ति होती है और न ही उसका विनाश होता है। ठीक है, आगे देखो, एक सरल उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh होती है और गतिज ऊर्जा 1/2mv² होती है ना, दोनों शून्य होती है। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है? यह शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग भी क्या होगा? शून्य होगा। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा बराबर mgh है। जब यह गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में जो है परिवर्तित हो जाती है, यानी कि mgh से क्या बन जाता है? 1/2mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा वही होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा 1/2mv² हो जाएगा। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना, उसकी हाइट जो है घट जाएगी। इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान होता है,
अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh प्लस 1/2mv² गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहेगी, अचर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी यांत्रिक ऊर्जा है। अगर आपसे कोई पूछ ले यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा भी उतनी ही वृद्धि होती है। याद रखना, अगर स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। यहाँ पिंड की गति पर वायु प्रतिरोध के प्रभाव आदि की उपेक्षा की गई है। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। क्रियाकलाप देखो, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर ये सारणी दी गई है, ठीक है। अभी चैप्टर थोड़ा बड़ा है, हाँ ठीक है भाई। ये देखो यहाँ पर ये सारणी है जिसमें आपको m का मान दिया गया है, स्थितिज ऊर्जा दी गई है mgh जो कि जूल में है, गतिज ऊर्जा mv²/2 के रूप में या 1/2mv² बोलो जूल में दी गई है, यांत्रिक ऊर्जा होती है दोनों का योग जे में है, ठीक है। ये आप खुद करेंगे। परिकलन में सुविधा के लिए जी का मान यहाँ पर रखा जाता है 10 मीटर/सेकंड²। विचार कीजिए, यदि प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण संभव नहीं होता तो क्या होता। एक विचार के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण के बिना जीवन संभव नहीं हो पाता। क्या आप इस बात से संभव है, बिल्कुल सहमत हैं। कार्य करने की दर देखते हैं। क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या मशीन ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती है। अभिकर्ता यानी कि एजेंट जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। आइए इसे निम्न क्रियाकलाप से समझते हैं। क्रियाकलाप 10.16 यहाँ पर दिया गया है, समझो। दो बच्चे, आप किसी के भी हो सकते हैं ना, दो बच्चे मान लीजिए ए और बी के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं, दोनों 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं और मान लीजिए इस कार्य को करने में एक को जो है 15 सेकंड लगता है, बी को 20 सेकंड लगता है। प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना है, किया गया कार्य समान है, तथापि ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा क्या लिया, कम समय लिया। किस बच्चे ने दिए हुए समय और मान लीजिए 1 सेकंड में अधिक कार्य किया। अब आप खुद ही करेंगे इसको, है ना। देखो, एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है। यहाँ पर ए ने भी वही काम किया था। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरी करा सकता है। हम मोटर बाइक, मोटर कार जैसे मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार यह है कि ये कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करते हैं। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की जो स्पीड है, आपकी दर है, उसको शक्ति कहेंगे, या ऊर्जा रूपांतरण की जो दर है उसको शक्ति कहेंगे। यदि कोई अभिकर्ता एजेंट टी समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। याद रखिएगा, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की जो दर है, कार्य करने में जो लिया गया समय है वही शक्ति है। कार्य शक्ति बराबर होगा कार्य बटे समय, या P बराबर बोल सकते हैं कार्य का होगा W बटे समय का होगा T से। शक्ति का मात्रक होता है वाट। इतनी देर के हम पढ़ते आ रहे थे जूल, पर यहाँ पर ऊर्जा और कार्य का तो है जूल मात्रक और शक्ति का मात्रक है वाट। इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। यह मात्रक जेम्स वोल्ट मत लिख देना, है ना। याद रखना, शक्ति का मात्रक वाट है, वोल्ट नहीं। इसका मात्रक W होगा। वोल्ट को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वाट को W से रिप्रेजेंट करते हैं। यह मात्रक जेम्स वाट 1736 से 1819 के सम्मान में रखा गया है। 1 वाट उस अभिकर्ता एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल पर सेकंड है तो शक्ति 1 W यानी कि 1 W यानी कि होगी 1 वाट होगी, ठीक है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 वाट बराबर होगा 1 जूल पर सेकंड। हम ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों की किलो वाट में जो है व्यक्त कर सकते हैं। 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलो वाट बराबर यहाँ पर 1000 वाट भी बोल सकते हैं या फिर जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जूल पर सेकंड मतलब वाट ही होता है। किसी अभिकर्ता एजेंट की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है, इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को
कुल लिए गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखो सवाल देखने को मिल रहे हैं। देखो 10.7, दो लड़कियां जिसमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है। हम एक एक लड़की जो है उसको एक नाम दे देंगे और एक को बी। अगर ए जो है 20 सेकंड में काम करती है, बी जो है 50 सेकंड में कार्य करती है, तो शक्ति आपको निकालनी है। तो mg यानी कि लड़की का भार यहाँ पर 400 न्यूटन है, ऊंचाई h यहाँ पर 8 मीटर है और t बराबर यहाँ पर 20 सेकंड है। समीकरण यहाँ पर लगाएंगे 10.8 यानी कि p बराबर शक्ति का मात्रक होता है, क्या होता है, वाट, वोल्ट नहीं वाट, W। p बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया समय, जूल पर सेकंड वाला, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हो जाए किया गया कार्य क्या होगा, mgh, समय t है तो यहाँ पर m का मान 400 न्यूटन है, g का मान यहाँ पर h का मान यहाँ पर 8 मीटर है, अपॉन यहाँ पर 20 सेकंड रखा गया है, 160, W यहाँ पर आंसर आ जाएगा। b द्वारा भी वही 400 इंटू 8 अपॉन 50 लिख देंगे नीचे, यहाँ पर 64 वाट आ जाएगा। तो एक ने तो 160 वाट का टाइम लिया, एक ने 64 वाट का। तो लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति 160 वाट है, तो यहाँ पर बी द्वारा 64 वाट है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे किसने जल्दी किया काम, किसने लेट किया। उदाहरण 10.8 देखो, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान जीना पर दौड़कर 45, जीना मतलब कि वो होता है सीढ़ियाँ टाइप में, दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो शक्ति का परिकलन आपको करना है। तो mg का मान यहाँ पर आ गया आपका कितना, 50 किलोग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 500 न्यूटन। ये तो क्या है, भार, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, h बराबर 45 इंटू 15/100 होगी, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो यहाँ पर इस टाइप से करेंगे तो 45 इंटू 15/100 मीटर कर देंगे तो 6.75 मीटर आ जाएगी ऊंचाई। चढ़ने में लगा समय t बराबर 9 सेकेंड है। समीकरण वही mgh बटे t, तो 500 न्यूटन इंटू 6.75 अपॉन 9s यानी कि 375 वोट आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर आता है शक्ति क्या है, आप जानते हैं शक्ति क्या है, कि कार्य करने में जो लगा समय है वही शक्ति है। यहाँ पर ये देखा होगा आपने, शक्ति क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये लिखा है, ठीक है ना, जूल बटा सेकंड, कहाँ गए अपन, हाँ ये रहा। 1 वाट शक्ति को परिभाषित आप लोग कर सकते हैं, क्या होता है 1 वाट शक्ति बराबर क्या होगा, खुद करेंगे, अभी जस्ट पढ़ाया है। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में करता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी, ये भी खुद कर सकते हैं। औसत शक्ति को भी आप लोग परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखो, अपने घर में विद्युत परिपथ लगे विद्युत मीटर को ध्यानपूर्वक देखिए, इसके लक्षणों का बारीकी से परीक्षण कीजिए। प्रतिदिन प्रातः और सायं 6:30 बजे मीटर का जो है पाठ्यांक नोट करें। इस क्रियाकलाप को लगभग 1 सप्ताह तक कीजिए और दिन के समय कितनी यूनिट व्यय होती है ये आपको खुद देखना है, यानी कि वो जो लाइट वाला है उसका काम करना है आपको थोड़ी देर के लिए। रात के समय कितनी यूनिट व्यय होती है, अपने परीक्षणों को सारणी में लिखेंगे, आंकड़ों को निष्कर्ष निकालेंगे, विद्युत के मासिक बिल में आपका विवरण भी लिखेंगे। इसके बाद देखो, किन्हीं विशेष विद्युत उपकरणों द्वारा व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का आकलन भी किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न उपकरणों के ज्ञात वोल्टेज तथा उसके उपयोग के समय को जो है सारणीबद्ध कर किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि शक्ति क्या है, तो शक्ति देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अभी हमने जस्ट पढ़ा था, ये शक्ति रही, ये शक्ति होती है कार्य बटे समय, है ना। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट शक्ति को परिभाषित करो, तो 1 वोल्ट शक्ति बराबर हो जाती है ये 1 जूल बटे सेकेंड, ठीक है। एक लैंप 1000 है, 1000 बटे 10 कर देना। इस टाइप से कुछ भी जो भी शक्ति निकालनी है तो वही करना पड़ेगा ना, कि 1000 जूल बटे 10 सेकेंड, जूल बटे सेकेंड होता है जो, यहाँ पर 100 आंसर आ जाएगा वाट में। औसत शक्ति क्या होती है, जो पूरा का वो कैलकुलेशन होता है उसमें उसी का भाग दिया जाता है, वो होता है, ठीक है। अब आपने क्या सीखा, ट्यूशन की सीरीज जरूर लेकर आऊँगा मैं, आप टेंशन ना लें। आपने क्या सीखा, देखो इसको पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सार होता है पूरे चैप्टर का। किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण और बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है, यानी कि W बराबर होता है F इंटू एस। कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो ये कहा जा सकता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, यानी कि ऊर्जा का और कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला, किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को कहते हैं हम गतिज ऊर्जा।
v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा mgh। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति और आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस संरक्षण के नियम क्या होता है कि ऊर्जा का न तो देखो एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है, पर न तो उसका निर्माण होगा और न ही उसका विनाश होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, न इसकी न तो उत्पत्ति होगी और न ही इसका विनाश होगा। रूपांतरण के पहले, रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहेंगे। शक्ति का SI मात्रक जो है वाट होता है, वोल्ट नहीं। वाट को W से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक W बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, हो गया क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं अभ्यास के, जो कि मैं बोल रहा हूँ आपको एक सीरीज मिलेगी, उसमें सब सोल्व करा देंगे। आपसे हो सकते हैं तो आप जरूर सोल्व कीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 9th वालों के लिए तो है ही सही इंपॉर्टेंट, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।